वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में। इससे पहले हमने कुछ क्रांतिकारी के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कुंवर प्रताप सिंह बहारट के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1893 को हुआ था, 24 मई 1893 को। याद रखना, डेट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। 24 मई 1893 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर के अंदर इनका जन्म होता है 24 मई 1893 के अंदर। फिर बात करें हम प्रताप सिंह बहारट के पिता का नाम है केसरी सिंह बहारट। क्या है? पिता का नाम है इनके केसरी सिंह बहारट, जो पहले हम इनसे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बहारट एवं चाचा जोरावर सिंह बहारट। कौन है इनके चाचा? जोरावर सिंह बहारट, जिसे राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। और जोरावर सिंह जो है अमरदास बैरागी के नाम से जो है रहते थे, नाम से रहते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट हो गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। ठीक है, आपने देखा होगा कि अर्जुनलाल सेठी द्वारा एक छात्र छात्राओं को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया था, जिसमें ये अपने जोरावर सिंह बहारट, प्रताप सिंह बहारट थे उसमें शामिल। ठीक है, उसमें देखिए फिर प्रताप सिंह बहारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। ये याद रखना है आपको। किसको? प्रताप सिंह बहारट को बनारस कांड के संदर्भ में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम भी नहीं बोला। ठीक है, इन्हें जेल के अंदर, बरेली जेल के अंदर खूब प्रताड़ित किया गया ताकि इनके साथ में जो व्यक्ति थे उनका नाम किसी तरह बोल दे, लेकिन इन्होंने अपना नाम, साथियों का नाम नहीं बोला। ठीक है, तो ये बरेली जेल के अंदर इन्हें ले जाया गया था प्रताप सिंह बहारट को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रताप सिंह बहारट को कहाँ पे ले जाया गया? बरेली जेल के अंदर ले जाया गया। फोटो आप देख सकते हो, ये है प्रताप सिंह बहारट का चित्र, देख सकते हो, ये है प्रताप सिंह बहारट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे हम चर्चा करते हैं। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। जो थे भारत सरकार के गुप्तचर थे, निदेशक सर थे, कौन थे? चार्ल्स क्लीवलैंड। इनके द्वारा प्रताप को घोर यातना दी गई जेल के अंदर, ताकि ये उन व्यक्तियों का जो इनके साथ थे बनारस षड्यंत्र के अंदर, उनका नाम बोल पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उलगवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है, जो तुम इस जेल में तड़प रहे हो। तब प्रताप ने जवाब दिया, तो किसको? चार्ल्स क्लीवलैंड को जवाब दिया कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई माँ न रोए। ठीक है, उन्होंने कहा मैं तो रोता हूं जो रोता हूं, लेकिन सैकड़ों माताओं के जो बच्चे हैं वो और ना रोए। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुमासिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। ये याद रखना है, 1918 ईस्वी में मात्र कितने वर्ष के थे? 22 वर्ष के। ये एग्जाम में उम्र भी पूछी जा सकती है, याद रखना है। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये पंक्ति सीधी की सीधी पूछी जा सकती है। तो किसने कहा था ये कहा था चार्ल्स क्लीवलैंड ने। ये कथन कहा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक
नहीं देखा है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए अगले क्रांतिकारी के बारे में हम चर्चा करें। अगले क्रांतिकारी हैं बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर से हैं और 1908 में जन्म होता है और 1942 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर से। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास, याद रखना, राजस्थान का जतिन दास। जतिन दास कहा जाता है किसको? बाल मुकुंद बिस्सा जी को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इनका जन्म 1908 में जोधपुर के अंदर एक पीलवा ग्राम है, जोधपुर के अंदर हम बात करेंगे। देखिए इन्होंने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। ये स्थान सारे के सारे याद रखने हैं, जितने भी क्रांतिकारी मैंने पढ़ाए हैं, जो बुक के अंदर नाम दिए हुए ना इनके जन्म के स्थान के, वो पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में ये राजस्थान के जतिन दास जी ने कहा जाता है, यानी बाल मुकुंद बिस्सा जी का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, साधारण परिवार में। 1942 ईस्वी में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भी भाग लिया था। तो ये है बाल मुकुंद बिस्सा, जिनकी जो है क्रांतिकारी के रूप में राजस्थान में बहुत अच्छी भूमिका रही थी। और इनका संपर्क किससे था? जय नारायण व्यास के नेतृत्व के अंदर शुरू हुए 1942 ईस्वी में जन आंदोलन के दौरान इन्होंने अच्छा भाग लिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक तो इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है और इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दार भंडार की भी स्थापना की। इनका जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्रांतिकारी की बात करें, सबसे देखिए सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा। इनका संबंध कहां से है? जैसलमेर से है। सागरमल गोपा का संबंध कहां से है? जैसलमेर से। ठीक है, देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सागरमल गोपा जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, दोनों की दोनों याद रखनी है आपको, और जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें लिखी। ये 3 पुस्तकें हैं, आज़ादी के दीवाने, ठीक है, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और तीसरी जो है इनकी जैसलमेर का गुंडा राज। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसकी है? तो ये है सागरमल गोपा की। फिर हम बात करें सागरमल गोपा का जन्म कब होता है? 3 नवंबर 1900 को। 3 नवंबर 1900 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी पुस्तकें कितनी होगी? 3 पुस्तकें हो गई। एक तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, दूसरी बात करें आज़ादी के दीवाने, और तीसरी हम बात करेंगे जैसलमेर का गुंडा राज, इनकी पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कुछ स्थापना भी की थी। 1915 में इन्होंने जैसलमेर में सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की। फिर हम बात करें 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता के साथ महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखें ये पुस्तकें छपवाकर जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामे की लंबी सूची व उनकी कटु आलोचना की।
इसके लिए इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, ये है सागरमल गोपा। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में, जेल में अप्रैल 1946 किसके नेतृत्व, किसके द्वारा, जैसलमेर के महारावल थे जवाहर सिंह के द्वारा 3 अप्रैल 1946 को, याद रखना है डेट, 3 अप्रैल 1946 को इन पर तेल छिड़कवाकर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया था। तो ये आपको याद रखना है, 3 अप्रैल 1946 को, और जैसलमेर के कौन थे, महारावल जवाहर सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इन्हें क्या है, जिंदा जला दिया गया था किसके अंदर, जेल के अंदर। ये आपको याद रखना है। सागरमल गोपा की इतनी बातें आपको सारी याद रखनी है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है नाना भाई खाट। कौन है, नाना भाई खाट। ठीक है, नाना भाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर से इनका संबंध था, याद रखना है। देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्य लाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं, मेरे अंदर जान रहेगी तो मैं तब तक इस गांव के अंदर क्या रहेगा, पाठशाला बंद नहीं होगी। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा रही है। फिर हम बात करें, मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से इतने घायल हो गए कि वे चिर निंद्रा में सो गए, घायल हो गए बुरी तरह से, इन्हें पीटा तब। ठीक है, तो ये याद रखना है, नाना भाई खाट रास्तापाल कांड इनका संबंध है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रांतिकारी सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू से। कौन है, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू के निवासी है। देखें इनके बारे में, देखते हैं सरदार हरलाल सिंह के बारे में क्या खास है इनमें क्रांतिकारी। तो देखिए, हम बात करेंगे सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। ये डिटेल आपको सारी याद रखनी है, जो भी क्रांतिकारी है उनका जन्म याद रखना और स्थान याद रखना है। जैसे सरदार हरलाल सिंह ये झुंझुनू के हैं, इनका जन्म देखिए हनुमानपुरा गांव है, सीधा गांव भी दिया जाएगा, जिला ना देकर आपको सीधा गांव दिया जाएगा। हनुमानपुरा याद रखना है सरदार हरलाल सिंह का, 1901 में हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की, ये याद रखना आपको। ठीक है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये की गई थी सरदार हरलाल सिंह के द्वारा। ये आपको पॉइंट याद करना है, एक ये पॉइंट याद करना है। दूसरा हम बात करें, स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की भी उपाधि थी, ये याद रखना है। 3 पॉइंट हो गए इस टॉपिक से। देखिए, पहला, सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। दूसरी बात करें, इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। तीसरा, जब इन्होंने ये सामाजिक और राजनीतिक कार्य किया तो वहां पे उनके द्वारा, जो सहयोगियों के द्वारा, सरदार की उपाधि भी, सरदार की जो उपाधि दी है वो हरलाल सिंह को दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, अगले क्रांतिकारी की बात करेंगे
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, ठीक है, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, नीम का थाना, ये अब नया जिला बन चुका है तो याद रखना, सीधा जिला भी दिया जा सकता है, नीम का थाना जिला, ठीक है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना जिले में हुआ, ठीक है, तो आपको इस प्रकार याद रखना पड़ेगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई थी, ये याद रखना है, वर्धमान पाठशाला में, तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया था। तो ये भी थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है। इनका जन्म होता है अपने कहाँ पे, नीम का थाना जिले के अंदर, और 1905 के अंदर इनका जन्म होता है। और अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में भी रहे, उनके द्वारा बनाई गई वर्धमान पाठशाला, वहाँ पे इन्होंने जो है शिक्षा भी ग्रहण की थी, एक सांबर के अंदर और कानपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये है कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में और रह गई है। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होता था दैनिक नवज्योति जो पत्रिका थी, उसका संपादन भी इन्होंने किया था, ठीक है। कौन ने, किसने, दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है जानकी देवी बजाज, ठीक है, महिला क्रांतिकारी थी। कौन, जानकी देवी बजाज, सीकर से इनका संबंध है। हम बात करेंगे जानकी देवी बजाज का जन्म कब होता है, 7 जनवरी इनका जन्म, जानकी देवी बजाज का जन्म होता है 7 जनवरी 1893 को, ठीक है, 7 जनवरी 1893 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पे होता है, जावरा स्थान है, ये रहा जावरा स्थान, कहाँ पे है, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में। अब इनके बारे में देखते हैं, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमुना लाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ, ठीक है। अभी याद रखना कि जानकी देवी के जो पति का नाम था वो क्या था, जमुना लाल बजाज था, और 1902 में इनकी साथ शादी हुई थी और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जानकी देवी बजाज जो है गौ सेवा संघ के अध्यक्ष भी रही। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। एक तो इनका जन्म याद रखना है, 7 जनवरी 1893 को कहां पे हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है जावरा के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनका विवाह किनके साथ हुआ, जमुना लाल बजाज के साथ में 1902 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके बात करें, पिता का नाम था गिरधारी लाल जाजोदिया, ये याद रखना है, जो कहाँ के थे, लक्ष्मणगढ़ के थे, ठीक है, ये याद रखना है, इतना इनके बारे में। फिर हम बात करें अध्यक्षता की, बात करें इन्होंने, तो मैंने बताया था कि 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का भी अध्यक्षता की थी। और एक पॉइंट सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पॉइंट है 1956 में, क्या है, 1956 में इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, जो क्या है, एकमात्र महिला क्रांतिकारी है जिन्हें 1956 में क्या मिला था, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला है अंजना देवी चौधरी, ये भी महिला क्रांतिकारी है। अंजना देवी चौधरी ये भी कहाँ से है, सीकर जिले से बिलोंग करती है। देखिए इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ, मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ, ठीक है। आगे देखिए इनका विवाह
1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ। किनसे हुआ? राम नारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में प्रजा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का क्या है, चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो या अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये भी आपको याद रखना है। ये समस्त बात करें रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है? अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह है 1911 में राम नारायण चौधरी के साथ में हुआ। कौन थे? राम नारायण चौधरी, इनके साथ हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट की बात करें। रतन शास्त्री कौन है? महिला क्रांतिकारी है रतन शास्त्री। इनका संबंध कहां से है? जयपुर जिले से है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खांचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहां पर हुआ। कहां पे हुआ? 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खांचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहां पे हुआ। इनका विवाह है हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा ग्रामोत्थान व जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी आपके लिए। जयपुर राज्य प्रजामंडल के अंदर सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था 1839 में। किसने? रत्ना शास्त्री, जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी है। फिर हम बात करें सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी भाग लिया था 1942 के अंदर। किसने? रत्ना शास्त्री के द्वारा। आगे बात करते हैं, अगली महिला क्रांतिकारी है हमें रमा देवी। ये भी जयपुर की है। कहाँ की है? रमा देवी है। ये भी कहाँ की है? जयपुर की। इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा साहेब के घर में हुआ। इनका विवाह है 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। कितनी उम्र में हो गया था? 7 वर्ष की उम्र में भी हो गया था। 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेंगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और इसके अंदर ये जेल भी गई थी। तो ये भी याद रखना है पॉइंट। 1930 और 1932 में जो सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी रमा देवी जो जयपुर की थी इन्होंने भाग लिया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ये हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला पॉइंट है कालीबाई। ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कालीबाई डूंगरपुर, कहाँ से संबंध है इनका? कालीबाई का डूंगरपुर से संबंधित है। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट व मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने
पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं और कहानी क्या है इसके अंदर। ये है भील कालीबाई, चित्र देख सकते हो आप। देखिए 13 वर्षीय भील कालीबाई, 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काटकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हैं, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगा भाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 को ये बात है। अतः अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति एक स्मारक भी बना हुआ है डूंगरपुर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है, 18 जून 1947 की ये बात है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये है किशोरी देवी। कौन है? महिला क्रांतिकारी है किशोरी देवी, के बारे में हम चर्चा करेंगे। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी, हमने अभी पहले पढ़ा था सरदार हरलाल सिंह के बारे में। उनकी पत्नी है ये किशोरी देवी। किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कठराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिससे क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने इसके अंदर भाग लिया था। तो ये किशोरी देवी की भी बहुत अच्छी भूमिका रही है, जो कि सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक था हमारा, किससे संबंधित था? क्रांतिकारी से संबंधित था। ठीक है, एक एग्जाम में हमसे बार बार पूछे जाते हैं कि अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में रखा गया था, या प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था, केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था। तो थोड़ी सी हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी को। इसको अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया था? ठीक है, अर्जुन लाल सेठी को, अर्जुन लाल सेठी की बात करें सबसे पहले तो इन्हें वेलूर जेल के अंदर, कहाँ पे? वेलूर जेल के अंदर रखा गया था, जो कि कहाँ पे थी? ये मद्रास में है। कहाँ पे है? मद्रास के अंदर है वेलूर जेल। एक प्रश्न ये पूछा जाता है। दूसरी हम बात करें प्रताप सिंह बहारट। कौन है? प्रताप सिंह बहारट की बात करें, इन्हें कौन सी जेल में रखा गया था? प्रताप सिंह बारहट, जो केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। ठीक है, तो इनको रखा गया था बरेली जेल के अंदर। कहाँ पे? बरेली जेल के अंदर इन्हें रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है एक तो। फिर हम बात करें 3 नंबर पर बात करें केसरी सिंह बारट को। इनको केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा गया था? केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था हजारीबाग जेल के अंदर। कहाँ पे? हजारीबाग जेल के अंदर इन्हें रखा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट। उसके बाद हम बात करें 4 नंबर पर, एक और आ जाते हैं हमारे विजय सिंह पथिक। कौन है? जिनका निधन हो गया था जेल के अंदर ही। विजय सिंह पथिक के बारे में बात करें, विजय सिंह पथिक को रखा गया था टोडगढ़ जेल के अंदर। कहाँ पे? टोडगढ़ जेल के अंदर इन्हें रखा गया था, विजय सिंह पथिक को। इनकी यहाँ पे निधन हो गया था। और बात करें केसरी सिंह बारट का, इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। इनका भी यहाँ पे क्या हो गया था? जेल के अंदर ही निधन हो गया था। ये याद रखना है। एक अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में बात करें, इनका गीत है
वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। खूनिया रो राज, क्या है? खूनिया रो राज, ये इनका क्या है? गीत है, खूनिया रो राज, अर्जुन लाल सेठी जी का ये एक गीत है। फिर मैं थोड़ी सी बात करूं, एक एग्जाम में और पूछा जाता है इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक आता है वीर भारत सभा, क्या आती है? वीर भारत सभा की स्थापना। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है 1910 में केसरी सिंह भारत के द्वारा। 1910 में केसरी सिंह भारत के द्वारा, केसरी सिंह भारत के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है। एक तो पॉइंट ये रखना है याद आपको। 2 नंबर पॉइंट की हम बात करें, एक है वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर भारत समाज की, ठीक है, वीर भारत समाज की स्थापना, एक तो याद रखना है वीर भारत सभा है 1910 में केसरी सिंह भारत के द्वारा, एक है वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। इनके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गई। तीसरा पॉइंट एक है जैन वर्धमान विद्यालय, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये याद रखना है, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। अन्य कुछ क्रांतिकारी हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कक्षा 9th के बुक में ये इतना टॉपिक था जो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है, और जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने सारे इसमें लगभग अंडरलाइन कर रखे हैं, और मैंने आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता दिया है। जहां से एग्जाम में रीट के अंदर बहुत बार और आरपीएससी बहुत बार यहाँ से लगभग प्रश्न पूछती है, लगभग क्या यहीं से उठते हैं प्रश्न। जो छोटे छोटे पॉइंट है जितने भी हैं, इनका जन्म है, इनकी पुस्तकें हैं, या इन्हें कौन सी जेल में भेजा गया था, ठीक है, तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और कल अगले टॉपिक के बारे में, इसी के अंदर क्रांतिकारी जो रह चुके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।